हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, जिसमें एक था universal application, then general guideline, it is evolutionary, flexibility, behavioral in nature, cause effect relation and contingent। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे हम लोगों ने। अब हम आज पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम लोग क्यों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ ही रहे हैं, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूज क्यों करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग नहीं भी तो ऐसे भी तो चल सकता है काम, तो वाई वी आर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एवरीवेयर, इन फैक्ट्री, इन प्रोडक्शन हाउस, इन ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर। तो आज हम इसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस में भी हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम फर्स्ट चैप्टर से ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और आप ये समझ लो कि ये पॉइंट आप जब तक मैनेजमेंट की पढ़ाई करते रहोगे, 12th में, उसके बाद ग्रेजुएशन में, देन पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये पॉइंट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये पॉइंट तो आप हमेशा इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। हम लोग जब से एफिशिएंसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब से ये टर्म हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। ओके, तो ये आपको ये पॉइंट तो याद ही रखो कि क्या होता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंस में भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आ गया। ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल फोकस करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, इसीलिए वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या इंसिस्ट करते हैं, क्या कहते हैं, वो हमारे लिए गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। इसका मतलब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एक्टिविटी हमने जैसे प्लान करी है वो उसी हिसाब से प्लान वे में चलनी चाहिए और एक सिस्टमेटिक तरीके से चलनी चाहिए। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। जो जो इसके ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान वे से, सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। जब हर चीज एक सिस्टमेटिक वे से चलेगी, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं ये, क्योंकि हमको अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम आउटपुट लेना है। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रिसोर्स यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसी को तो हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी यही कह रहा है कि हम अपनी एक्टिविटी सारी प्लान वे में करें, ताकि हमारे पास जितना जितना भी रिसोर्स है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स, चाहे मटेरियल रिसोर्स, चाहे जो भी रिसोर्स, उससे हम मैक्सिमम बेनिफिट कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसका एक इंपॉर्टेंस है कि ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पे फोकस करता है। सो this was our first point why management principle is important. Then come to our second point, that is scientific decision. अब scientific decisions क्या होता है, साइंटिफिक, यहाँ पे हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ साइंटिफिक डिसीजन मतलब जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट नंबर्स पता हो, जहां पे हमारी थियोरीज पूरी एग्जैक्ट हो, हमें पता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वहां पे क्या है, अगर ये कॉज है तो उसका ये इफेक्ट आएगा, अगर हम ए काम करेंगे तो बी ही रिजल्ट आएगा। अगर आपको ये पता है तो वहां पे साइंटिफिक अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह आप एक कंपनी और एक बी कंपनी, या आप दो कंपनी ले लो, ये ए है और ये बी है, राइट। अब इसका जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता है, उसे कोई आइडिया ही नहीं है इस प्रिंसिपल के बारे में, और इसका जो मैनेजर है वो फॉलो करता है, उसे आइडिया है। तो अगर यहाँ पे ये अपने जो जूनियर है, जो अपने फ्लोर पे जो वर्कर्स काम करते हैं, ये उनको कहता है कि तुमको 1000 बल्ब प्रोड्यूस करने हैं 2 days में,
ठीक है। और इसने ये क्यों कहा? इसने ये इसलिए कहा क्योंकि इसको लगा कि 1000 बल्ब 2 दिन में प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसको लगा कि इतने दिन काफी हैं या इतने दिन सफिशिएंट है। ओके। वहीं उसी ऑन द अदर हैंड जो हमारा बी कंपनी थी, जो उसका मैनेजर था, उसने पूरा वहां पे पूरा कैलकुलेट किया हुआ है और वो बहुत टाइम से उसने वो हर चीज मैनेज की हुई है और उस कंपनी में पूरा हर चीज के बारे में डायरी बनी हुई है कि भाई इतने टाइम में हमारा ये शेड्यूलिंग होता है, इतने टाइम में रॉ मटेरियल आता है, इतने टाइम में प्रोडक्शन लगता है, इतने टाइम में आपका फाइनल आउटपुट बनके तैयार हो जाता है। उसके पास पूरा डेटा है। तो उसने वो सब कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू जो आपका मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग सारी अप्रोच साइंटिफिक लगा के उसने अपने जो वर्कर्स हैं उनको बता दिया कि भाई आपको 1000 बल्ब प्रोड्यूस करने हैं और आपको हम 5 डेज देते हैं। डेली आपको 8 आवर्स की शिफ्ट में काम करना होगा। तो आपका एक गोल तो ये है और एक गोल ये है, 2 गोल हो गए। अचीव कौन कर पाएगा सही से? अचीव वो कर पाएगा जिसका गोल रियल होगा। ठीक है। तो रियल गोल कैसे हमें पता चला? रियल गोल तभी पता चलेगा जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर रहे होगे और जब आप साइंटिफिकली डिसीजन लोगे, जब सब कुछ मैनेजर के विल पे नहीं होगा। ठीक है। जो मैनेजर है उसके दिमाग में अगर आ रहा है कि नहीं ये तरीका सही है तो ही उसने कर दिया, नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जो वे होता है उसका बेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ही होते हैं। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बेस होते हैं उसी के ऊपर मैनेजर अपनी अपनी चीजें डेवलप करता है, अपनी अपनी थियोरीज डेवलप करता है। और अगर बिना मैनेजमेंट प्रिंसिपल के मैनेजर ने कोई डिसीजन ले लिया है, कोई गोल दे दिया है, कोई टारगेट दे दिया है, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, अचीवेबल नहीं रहेगा और आपका काम वहां पे हैम्पर करेगा और आपकी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो ये होता है साइंटिफिक डिसीजन। अब यहाँ पे ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंस था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो ये समझ में आया कि साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए पुश करते हैं मैनेजर को, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम साइंटिफिक डिसीजंस नहीं लेंगे तो हमारी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड हमारा है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब ये क्या है? मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट हम लोगों को पता। अच्छा, यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात ये नहीं हो रही है भाई, हमारा एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही है यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ। जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है उसके बारे में बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्या होता है? ये एक कंपनी है। ओके। इसके दो इन्वायरमेंट होते हैं, टू इन्वायरमेंट। एक जो इसके आउटसाइड होते हैं, ठीक है, और एक जो इसके इनसाइड होते हैं। ये दो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट वो होता है जिससे उस को कंपनी की एक्टिविटी को इफेक्ट पड़े, फर्क पड़े। ठीक है। अब बाहर की कौन कौन सी चीजों से इफेक्ट पड़ सकता है इसको? बाहर इसका अगर आपके लॉस चेंज हुए, लॉ चेंज हुआ, आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसको फर्क पड़ेगा। अगर आपके जो आपका सोसाइटी है उसकी पसंद चेंज हुई, उसका टेस्ट चेंज हुआ, ठीक है, डेमोग्राफी चेंज हुई तो फर्क पड़ेगा। अगर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई तो भी कंपनी को फर्क पड़ेगा। भाई कंपनी पहले कंप्यूटर यूज नहीं करती थी, अचानक से कंप्यूटर मार्केट में हर सब कुछ कंप्यूटराइज एंड डिजिटल होने लगा तो कंपनी को फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सारी जो चीजें होती हैं, अगर कंपनी की इकोनॉमी, अगर हमारी कंट्री की, हमारे इकोनॉमी में कोई चेंज आ रहा है तो भी कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे जो बाहर होते हैं, कंपनी के बाहर, आउटसाइड द कंपनी, वो सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और जो कंपनी के अंदर की चीजें होती हैं जिससे कंपनी को फर्क पड़ता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाती हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आ गया, ये इसके अंदर एम्प्लॉयज होते हैं। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएं तो आपकी कंपनी को फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर आपका एक बहुत पुराना एम्प्लॉय और वो कंपनी को अचानक से बिना बताए छोड़ के चला जाता है आपसे नाराज होके, तो आपकी कंपनी को लॉस झेलना ही झेलना पड़ेगा। ठीक है। और शेयर होल्डर्स, आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो भी
कुछ भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन आपकी कंपनी को झेलना पड़ेगा। आपके जो भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, आपकी जितनी पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें ये कंपनी के अंदर की हैं, और इनके चेंज होने से आपकी कंपनी को फर्क पड़ेगा। अब आप अपने पॉइंट पे आइए, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। हम ये जानते हैं कि कंपनी के पास दो इन्वायरमेंट होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। हमेशा कंपनी के जो इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो अब जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसका क्या काम है? जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बिजनेसमैन को हेल्प करता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो, तो उस बिजनेसमैन को, उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को फटाफट से चेंज लाना पड़ता है चीजों से कंपैटिबिलिटी के लिए, है ना। मार्केट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, आपके एम्प्लॉयज में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो बिजनेसमैन को उसके अकॉर्डिंगली फटाफट एक्ट करना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन कैसे एक्ट करेगा? बिजनेसमैन एक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिजनेसमैन को हेल्प करेगा कि वो चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट को कोप अप करने के लिए जल्दी जल्दी चेंज करे। ठीक है, कैसे? राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन राइट टाइम पे राइट लेवल पे लेने के लिए हमको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है। अगर जो आपका कंपनी है, कंपनी का जो मालिक है, इन एनवायरनमेंट को देखते हुए जब वो अपने अंदर अपने कंपनी में चेंज लाएगा, तो उसको सही समय पे सही डिसीजन लेना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में और सही लेवल पे लेना पड़ेगा, और वो तभी ले पाएगा जब उसके पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये तीसरा हमारा पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पे फोकस करते हैं। सेकंड था क्योंकि वो साइंटिफिक डिसीजन लेने को कहते हैं। थर्ड था कि ये हेल्प करते हैं कि अगर हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो तो हम फटाफट अपना कंपनी में चेंज ला सकें। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन का पावर किस लेवल के पास होता है? ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की सारी चीजें हैं, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ये सारी टॉप लेवल के पास होती हैं। ठीक है, अब प्लान और पॉलिसीज जो टॉप लेवल बनाता है, तो वो ऐसे ही हवा में नहीं बनाता है, वो किसी गाइडलाइन की हेल्प से बनाता है। ठीक है, वो कौन सी गाइडलाइंस होती है, कौन से रूल्स होते हैं? ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल उस टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए एक बेस के रूप में हेल्प करते हैं, एक गाइडलाइन के फॉर्म में हेल्प करते हैं, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टमेटिकली वर्क कर सके। अच्छा, इस पॉइंट पे आपको अभी एक भी जो 14 प्रिंसिपल हैं आगे फ्योल के, आपको एक भी प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो जब हम वो सारे प्रिंसिपल पढ़ लेंगे, तो एक बार आप इस टॉपिक पे दोबारा आइएगा और ये देखिएगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल ऐसे हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करता है अपने प्लान और पॉलिसीज बनाने में। ठीक है, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्लास 11th में हम लोग ये एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो आपको तो पता ही होगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मालूम है ना। तो अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम यहाँ पे क्या आ गया? एक जो बिजनेस होता है वो एक सोसाइटी में ही क्रिएट होता है, सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करके ही बिजनेस बनता है। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिस सोसाइटी से रिसोर्सेज लेकर इतना प्रॉफिट कमा रहा है, उस सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ रिटर्न में दे। ठीक है, और इसी को कहते हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। ओके, अब यहाँ पे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहाँ से आया? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को गाइड करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो अचीव करे ही करे, बट साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता चले, पूरी करता चले। ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एक कंपनी के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, कितने सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमने पढ़े हैं। तो अगर एक कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा कर रही है, तो साथ में वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी
करता चले। ठीक है, और इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हेल्प करते हैं। अगेन अब हम जब वो 14 प्रिंसिपल पढ़ के वापस इस पॉइंट पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन 14 प्रिंसिपल में से कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करते हैं। ओके, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये पॉइंट क्या है? तो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो स्ट्रेस करता है साइंटिफिक जजमेंट पे और लॉजिकल थिंकिंग पे। ये हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहता है कि जो लॉजिकली सही है वही हमें करना है, वही हमें करना है। तो ये हमेशा रिसर्च पे फोकस करता है। इट मींस ठीक है भाई, साइंटिफिक थियरीज कहाँ से आएंगी? रिसर्च से आएंगी। लॉजिकल थिंकिंग कहाँ से आएंगी? रिसर्च से आएंगी। तो ये जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ये एज अ बेस प्रोवाइड होते हैं जब हम मैनेजमेंट की स्टडीज या मैनेजमेंट में रिसर्च कुछ करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके प्रिंसिपल हैं ये एक सेट ऑफ नॉलेज, एक बॉडी ऑफ नॉलेज के रूप में फॉर्म होते हैं और ये हेल्प करते हैं आगे किसी भी टाइप के रिसर्च में। ठीक है, तो ये रिसर्च में हेल्प करते हैं। अगर कोई ट्रेनिंग, कोई डेवलपमेंट, तो उसमें भी कोई ट्रेनिंग, कोई एजुकेशन में भी आपको ये एज अ बेस प्रोवाइड करते हैं। आगे आप के जितनी भी ग्रेजुएशन में अगर कोई मैनेजमेंट का कोर्स है लाइक बीबीए या पीजी में एमबीए, कोई भी ऐसा कोर्स है, वहां पे आप चाहे जितनी भी हायर स्टडीज करें बट आपका जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो हमेशा बेस फॉर्म करेंगे। मतलब आपको अगर ऊपर चढ़ना है तो आपको नीचे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को रखना ही पड़ेगा यहाँ पे। इसी के ऊपर चढ़ के आपकी सारी स्टडीज फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर हम एक एकेडमिक्स में देखें तो एकेडमिक्स में मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अगर ना हो, है ना, जैसे एक बिल्डिंग में नींव होती है, बुनियाद होती है ना, उसी के ऊपर बिल्डिंग फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है ये बेस है। अगर ये नहीं होगा तो जो आपके मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये गिर जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट, जो कि एक्चुअली हमारा लास्ट पॉइंट था नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन लास्ट में हो गया है गलती से। तो अब हमारा जो एक पॉइंट बचा है लास्ट में वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो ये क्या पॉइंट है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स, ये तो हम लोगों को पता ही है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये उस मैनेजर की नॉलेज को इम्प्रूव करता है, एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसे गाइड करता है। अलग एक मैनेजर है, उसको हर दिन अपनी कंपनी में, हर दिन क्या, कभी कभी तो दिन भर में 3-4 बार या बहुत बार उसको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहां पे उसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हम ए रास्ते पे जाएं, बी पे जाएं, सी पे जाएं, भाई जाएं तो जाएं कहाँ। ठीक है, तो उससे हमेशा कुछ ना कुछ मैनेजेरियल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और वहां पे उसके नॉलेज में, उसकी एबिलिटी में ये प्रिंसिपल्स हमेशा इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इन प्रिंसिपल्स को वो साथ में अगर लेके चलता है तो मैनेजर अब गलती नहीं करता, ऐसा नहीं है, गलतियां होती हैं। इवन इफ यू आर यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल तो भी गलतियां होती हैं, बट अगर आप ये प्रिंसिपल्स यूज करो तो आप उस गलतियों से सीखोगे, आप नेक्स्ट टाइम उससे मिस्टेक नहीं करोगे, बिकॉज ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, हमेशा कुछ इवोल्यूशन होता रहता है इसमें। तो आप गलतियां करोगे बस, बट आप उससे आगे निकल के अगली बार वो चीज नहीं करोगे। तो ये प्रिंसिपल मैनेजर को गाइड करता है, आपको रियलिटी दिखाता है, मैनेजर को रियलिटी दिखाता है, ठीक है, कि हमें सही टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये मैनेजर की नॉलेज को इम्प्रूव करता है, एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे मैनेजर सही से डिसीजन ले पाता है और कंपनी अच्छा करती है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी एंड होता है और हमने अब 7 पॉइंट्स पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक में और 7 पॉइंट्स पढ़े हैं यहाँ इम्पोर्टेंस में। आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस लिखा है। बोर्ड एग्जाम में सिग्निफिकेंस आए तो ये मत सोचना कि अरे ये तो इम्पोर्टेंस था, नहीं ये नहीं है। कभी इम्पोर्टेंस आए तो ये मत सोचना कि अरे ये तो सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑल्टरनेटिवली यूज होता है, जस्ट लाइक जैसे कैरेक्टर, फीचर और नेचर होता है। तो अब आपके पास 14 पॉइंट्स हो गए याद करने के लिए। ठीक है, अभी आगे हमारे पास फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स और हैं, उसके बाद साइंटिफिक वाले भी हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स याद करने के लिए हो जाएंगे। इसलिए अगर हम लोग
स्टेप बाय स्टेप 7 पहले के और ये 7 अगर आप याद कर लेंगे तो आगे जाकर हमें इजी लगेगा। अदरवाइज आपको एकदम से जब चैप्टर फिनिश होगा तो लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा थियोरेटिकल चैप्टर था और अब तो याद ही नहीं होंगे पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के, अब हमें वो पढ़ने। बट बिफोर मूविंग टू आवर मेन टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल, हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे फेयोल के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। फेयोल के बारे में हमें इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज कभी कभी इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, रेयरली। उसके अलावा अगर आप 12th अपना पास करके किसी मैनेजमेंट स्टडीज के किसी भी कोई भी कोर्स करते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो वहां पे भी आपको फेयोल के बारे में अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता होगी तो आपके लिए बेटर रहेगा, इट विल बी अ गुड थिंग। तो इसको हम लोग जल्दी से एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। First point is Henry Fayol was born in France in 1841. Henry Fayol फ्रांस में 1841 में उनका जन्म हुआ था। वो माइनिंग इंजीनियर थे कोल माइनिंग कंपनी में। उसके बाद वो उसी कंपनी में प्रमोट हो गए एज एन एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जिस टाइम वो प्रमोट हुए तो उस टाइम वो कंपनी बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रही थी, बहुत इंसॉल्वेंसी की हालत से गुजर रही थी, लिक्विडिटी अच्छी नहीं थी उस कंपनी की। लेकिन फिर भी जो हेनरी फेयोल थे, फेयोल का पूरा नाम हेनरी फेयोल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर भी हेनरी फेयोल ने ये एमडी की पोजीशन एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करी कि मेरे लिए ये चैलेंज है कि मैं एक ऐसी कंपनी जो इंसॉल्वेंसी के दौर से गुजर रही है, मैं उसका एमडी बन के उसको एक सक्सेसफुल पोजीशन पे ले जाऊंगा। और वहां पे एमडी बनने के बाद उन्होंने अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स उस कंपनी में अप्लाई करी और उसके बाद वो सक्सीड हुए। ठीक है, तो वहां पे उनकी जो मैनेजरियल टेक्निक्स थी वो वर्क कर गई, उसका इम्पोर्टेंस पता चला कि हाँ हेनरी फेयोल की मैनेजरियल जो टेक्निक्स थी वो एक्चुअली में वर्किंग थी, क्योंकि उन्होंने एक डूबती हुई कंपनी को वापस अच्छी पोजीशन में ले आया। फिर हम देखते हैं आगे कि हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स कहा जाता है। ये हमें टर्म याद रखना है क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है आपसे। तो ये आपको याद रखना है कि हेनरी फेयोल इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। बट व्हाई उन्हें हम ये पोजीशन पे ये क्यों बोलते हैं, व्हाई ही इज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज? बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है मैनेजमेंट के, जो आपका मैनेजमेंट स्टडीज है, मैनेजमेंट का जो एक कोर्स है या मैनेजमेंट का जो लाइन है, उसमें बहुत कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अब हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड एज अ प्रोफेशन। और जब हम वो पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मैनेजमेंट इज स्टिल इन इवॉल्विंग स्टेज। बहुत सारी जगह हम देखते हैं जहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेशन बहुत आगे जा चुका है, जहाँ साइंस बहुत आगे जा चुकी है, मैनेजमेंट अभी भी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इवॉल्व हो रहा है। आज जहां पे भी मैनेजमेंट है, इतने सारे जो मैनेजमेंट के कोर्स हैं, लोग मैनेजर की पोजीशन पे भी उसी तरीके से बढ़ना चाहते हैं जैसे वो इंजीनियर बन के बढ़ना चाहते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका था, हेनरी फेयोल का, क्योंकि इन्होंने उसको बहुत कुछ उसमें चेंजेस लाए और वहां पे अपग्रेडेशन किया। तो इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था मैनेजमेंट स्टडीज में, तो हम आगे देखेंगे 3 पॉइंट्स जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो इन तीनों पॉइंट में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। हेनरी फेयोल ने ये बोला कि जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं और मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, ये दोनों अलग अलग स्किल्स होती हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको कंपनी में कोई टेक्निकल वर्क कराना है, एनीथिंग रिलेटेड टू द टेक्निकलिटी ऑफ द फंक्शंस, तो वो उसकी स्किल दूसरी होंगी रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपको वहीं पे कोई मैनेजरियल वर्क करवाना है, आपको सुपरविजन करवाना है, आपको कोई दिन भर की प्लानिंग करवानी है कि किसको क्या करना है किसको नहीं, तो उसमें जो स्किल सेट लगेंगे वो अलग लगेंगे। ठीक है, तो अगर किसी के पास टेक्निकल स्किल है तो वो मैनेजरियल वर्क नहीं करेगा, और मैनेजरियल स्किल है तो वो टेक्निकल वर्क नहीं करेगा। और वहां से जो मैनेजमेंट में जो पोजीशंस बढ़ के आई हैं, आज लोग एमबीए करते हैं
या और भी मैनेजमेंट की डिग्रीज लेते हैं और अच्छी अच्छी रेप्यूटेड जगह हायर किए जाते हैं अच्छे पे स्केल पर। तो ये तभी सक्सेसफुल हो पाया है, ये तभी हो पाया है आज के टाइम पे जब टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल दोनों अलग अलग की गई हैं। नेक्स्ट ही आइडेंटिफाइड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने ही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन से? वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कभी भी मत भूला करो, जहां पे भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात आए वहां पे वही 5 फंक्शंस हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमें भूलना ही नहीं है पूरे बिजनेस स्टडीज में। एंड लास्ट ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजर्स टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज। जो हम आगे 14 प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं वो भी इन्होंने ही डेवलप किए थे। और वो प्रिंसिपल ऐसे हैं जो आज के टाइम पे कंपनी में कोई भी वर्क होता है तो एज अ गाइडलाइन उनको दिया जाता है, एज अ रूल बुक दी जाती है। बिना उसके कंपनी आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाती है, अपना आगे का काम नहीं देख पाती है। वो ऐसा, मैं बता चुकी हूँ आपको, एज अ बेस वर्क करता है जो गाइडलाइन होती है। फिर हम आगे यहाँ पे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक फिगर बना है। इस फिगर में कुछ नहीं है, बस आपको ये बताया गया है, एक ओवरव्यू दिया गया है कि जो हमें 14 प्रिंसिपल पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिवीजन ऑफ वर्क, आवर फर्स्ट प्रिंसिपल। देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी कुछ प्रिंसिपल लिखे हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव एंड एस्पिरेटिव ऑप्स। ये आपके 14 प्रिंसिपल हैं, हमें आगे यही पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क में हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका फर्स्ट पॉइंट में वर्क को, यहाँ पे वर्क लिखा है, यहाँ टास्क लिखा है और यहाँ ये एरो बना है। व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या है ना? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि इजिली आपको समझ में आ जाए। अब सपोज दैट कि हमारे घर में एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है, कोई पार्टी है, सपोज दैट मैरिज है। ठीक है, तो अब मैरिज में जो घर का जो बड़ा सदस्य होता है वो मैरिज में क्या करता है, वो मैरिज में अलग अलग वर्क को अलग अलग लोगों को बांट देता है। मतलब उसने पहले तो जो मैरिज है, जो फंक्शन है, वो ये हमारा वर्क हो गया। अब पूरा मैरिज का जो वर्क है वो एक ही आदमी तो नहीं करता ना, उसमें मैरिज को कई सारे टास्क में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पे ये फूडिंग का काम हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका डेकोरेशन का काम हो गया, ये गिफ्ट्स आइटम के काम हो गए। ठीक है, फिर एक शॉपिंग का काम हो गया कि भाई शॉपिंग कौन करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो कुछ रिलेटिव्स को देखना होता है या गेस्ट लिस्ट बनानी होती है उसका काम कोई और करेगा। तो जितने भी जो फंक्शन है उसमें छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया गया और हर टास्क को एक प्रॉपर इंसान को दे दिया गया जो उस काम को करने के लिए सही था। ओके, अब हम वापस अपने मेन इस पे आते हैं। यहाँ पे हेनरी फ्योल इस प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क होता है, जिस काम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, उस वर्क को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं और पूरा जो टास्क है, पूरा वर्क है, उसको एक आदमी को देने के बजाय हर टास्क अलग अलग आदमी को हम अलॉट करते हैं डिपेंडिंग ऑन हिज और हर कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे अगर ये फूडिंग का काम नंबर 1 आदमी को मिला था तो हो सकता है इसलिए मिला हो क्योंकि उसकी जान पहचान फूडिंग वालों से ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छा काम कर लेगा। ठीक है, तो यही हेनरी फ्योल ने भी कहा कि हमें पूरे वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना चाहिए और उसके बाद वो टास्क ऐसे लोगों को देना चाहिए जो उस टास्क को करने के लिए कैपेबल हो, क्वालिफिकेशन वाइज और एक्सपीरियंस वाइज। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे लिखा है कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे आया, इस काम को करने से होता क्या है? इस काम को करने से क्या होता है कि जब एक ही आदमी बार बार एक ही काम करेगा, ये तो हमने एक फंक्शन की बात करी। अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो वहां पे अगर कोई आदमी एक ही काम बार बार कर रहा है तो वो उस काम को करने के लिए परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो काम वो परफेक्टली करेगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा वो काम को करने के लिए और इससे
कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये 3 चीज होगी अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करेंगे तो। ये कहा फेयोल ने। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे जो थोड़ा रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन वाला एग्जाम्पल लिया है वो एकदम लेमन एग्जाम्पल है, हमारे डेली लाइफ से है, वो समझने के लिए किया था हमने। तो अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। सपोज दैट कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है, और मान लो कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सपोज दैट आपकी कपड़े की है। वहां पे रेडीमेड कपड़े बनते हैं। तो रेडीमेड कपड़े बनते हैं तो इसका मतलब उस कंपनी का जो पूरा वर्क है वो क्या है कि रेडीमेड कपड़े को बनाना है। अब हम वहां पे एक प्रोडक्ट लेंगे, शर्ट। तो वहां पे शर्ट के लिए एक आदमी है जो सिर्फ कपड़े की कटिंग करता है। फिर एक आदमी है जो जो शर्ट का फ्रंट और बैक होता है वो सिलता है, फ्रंट एंड बैक। फिर जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ स्लीव्स बनाता है। फिर फोर्थ पर्सन सिर्फ कॉलर बनाता है। फिफ्थ पर्सन क्या करता है, सिर्फ बटन्स लगाता है शर्ट में। ठीक है। सिक्स्थ पर्सन, भाई प्रेस भी तो होना है, प्रेस करता है। सेवेंथ पर्सन पैकेजिंग करता है। और एट्थ पर्सन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। मतलब इसका मतलब हमने जो वहां पे एक शर्ट बनाने का वर्क है उसको इतने सारे टास्क में डिवाइड किया, और हर आदमी रोज आके यही अपना काम करता है, रोज सुबह से बैठ के शाम तक कटिंग ही करता रहता है। अब जो आदमी रोज आके कटिंग कर रहा है तो वो कटिंग करने में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, उससे बिल्कुल भी चीजें वेस्ट नहीं होंगी। अब सपोज दैट यहाँ पे अगर कोई हम कभी किसी से कटिंग करवा रहे हैं, कभी किसी से बटन लगवा रहे हैं, तो वहां क्या होगा, एक आदमी है जो सिर्फ रोज आके कटिंग करता है, तो वो हमारा अगर 1 मीटर का कपड़ा है तो वो 1 मीटर के कपड़े में आपको 3 शर्ट बना के देता है, क्योंकि वहां पे वो बिल्कुल भी बर्बादी नहीं कर रहा है रिसोर्स की। ये हमारा जो 1 मीटर कपड़ा है ये हमारा रिसोर्स हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, तो रिसोर्स की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हो रही। लेकिन अगर हम वहीं पे मान लो बटन लगाने वाले से ये काम करवाएं तो वो हमारे इतने कपड़े में कभी टेढ़ा काट देगा, कभी यहाँ कुछ कर देगा, तो हमारा ये कपड़ा बर्बाद हो जाएगा और 1 मीटर में हमको सिर्फ 2 ही शर्ट मिल पाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरी एक शर्ट का लॉस हुआ कंपनी को। ये हम लोग बहुत छोटा एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक शर्ट का लॉस हुआ। कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं, अगर वहां पे हम थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो लॉस हमारा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे तुम ये देख रहे हो तुम लोग कि कैसे सिर्फ एक छोटे से प्रिंसिपल से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, छोटे से प्रिंसिपल को अवॉइड करने से। कि अगर हम छोटे एक आदमी से काम करवा रहे हैं, रोज रोज वो वही काम कर रहा है, वो परफेक्ट हो जा रहा है, स्पेशलाइज्ड हो जा रहा है, और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जा रही है और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जा रहा है इसकी वजह से। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं। फिर इन्होंने फेयोल ने ये भी कहा कि जो हमारा ये डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है ये सिर्फ फैक्ट्रीज में ही नहीं, बल्कि अगर कोई टेक्निकल जॉब है, मैनेजरियल जॉब है या स्किल जॉब है, तो वहां पे भी हम अपने जो वर्क है उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, आप बैंक में जाते हो तो बैंक में सारा काम एक ही आदमी तो नहीं कर रहा होता है ना, बैंक का मैनेजर ही तो सारा काम नहीं करता। वहां पे आपका चेक डिपॉजिट कहीं एक जगह होता है, फिर आपका अगर आपको वहां से पैसे निकालने हैं वो कहीं एक जगह होते हैं, फिक्स डिपॉजिट का काम एक जगह होता है, लोन का डिपार्टमेंट अलग होता है, गोल्ड का डिपार्टमेंट अलग होता है, हर चीज का डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है। हर चीज के लिए एक अलग इंसान होता है वहां पे काम करने के लिए, इसकी वजह। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि फैक्ट्री ही नहीं, अगर कोई अदर जॉब भी है, स्किल जॉब भी है, टेक्निकल जॉब भी है, या कोई भी जॉब है, तो वहां पे हम डिवीजन ऑफ वर्क लगा सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। अब हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ते हुए ये देख लिया कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन हो जा रहा है, एक आदमी एक काम को करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है और स्पेशलाइजेशन कर रहा है वो, और इसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है। लेकिन अगर हम यही वॉयलेट करें, मतलब अगर हम फॉलो नहीं करें ये प्रिंसिपल, इफ वी डोंट फॉलो देन व्हाट विल हैपन, तो एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। और लास्ट है, तुम्हें एक नया सा वर्ड दिख रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ
वर्क। ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या है, इसके लिए हम फिर पीछे वाली स्लाइड में चलेंगे और देखेंगे कि ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा एक फिगर देख रहे होगे, यहाँ पे बहुत सारी फोटोज बनी है। ये डोमिनोज की फोटोज हैं कि डोमिनोज में क्या वर्किंग स्टाइल है। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये लेडी है और ये काउंटर है, तो ये लेडी हमेशा काउंटर पे ही रहती है और इसका सिर्फ एक काम है कि ये यहाँ पे ऑर्डर लेती है और पैसे लेकर पैसे वापस करती है और आगे ऑर्डर फॉरवर्ड करती है। ये हमारी पिक 1 है। पिक 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग सिर्फ कुकिंग कर रहे हैं, सिर्फ कुकिंग का काम ही कर रहे हैं। इसमें भी इनको डिवाइडेड हैं, कुछ लोग सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग बेस में स्टफिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आगे ओवन वाला वर्क कर रहे हैं। फिर ये हमारी पिक नंबर 3, इसमें देखो ये जो लेडी है ये यहाँ पे सिर्फ पैकेजिंग का काम कर रही है, इसका और कुछ भी काम नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि काउंटर पे क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग का ही काम करना है। एंड देन दिस इज आवर लास्ट पिक। इसमें क्या है कि एक आदमी जो आपके डिलीवरी बॉय है वो हमेशा डिलीवरी आपके पिज्जा की करता है। इसका काम यही है कि दिन भर ये पिज्जा पहुंचाता है घर घर में। अब मान लो कि अगर हमने ये पैकेजिंग वाली को डिलीवरी करने के लिए भेजता तो क्या ही होगा, इसका तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। और फिर जो आपका डोमिनोज है वो जो कहता है ना 30 मिनट में डिलीवरी करके हम देंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ये इसका काम ही नहीं है, ये इसका यहाँ पे काम है। अब और अगर हम इसको उल्टा भी कर दें, ये डिलीवरी वाले को हम यहाँ पे भेज दें पैकेजिंग करने के लिए, बिल्कुल भी पैकेजिंग नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम लगेगा इसको पैक करने में कोई सामान। तो यहाँ पे हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, जो काम जिसके लिए है वही होगा। अब हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या होता है। सपोज दैट कि डोमिनोज यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो ना करे, ठीक है, तब क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे फॉलो मान लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो लेडी है ये आई, कस्टमर आया और उसने जो काउंटर पे एम्प्लॉय नंबर 1 है उससे कहा पिज्जा मुझे ऑर्डर करना है और मैंने ये पिज्जा ऑर्डर कर दिया, उसने पैसे उसको दे दिए। उसके बाद ये यहाँ पे अंदर जाएगी और एम्प्लॉय नंबर 2 को बोलेगी कि तुम पिज्जा बनाओ, पिज्जा का ऑर्डर आया है। तब तक यहाँ पे क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, कोई भी कहीं भी जाके काम कर सकता है, तब तक यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 3 आता है। वो ये देखता है कि यहाँ कस्टमर है, इससे पूछता है क्या हुआ, ये बोलता है कि मुझे पिज्जा चाहिए। तो ये जाता है अंदर और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 4 को बोलता है कि पिज्जा बनाओ। अब यहाँ पे एक कस्टमर था, उसको एक पिज्जा चाहिए था, लेकिन बन कितने गए, एक इसने बनाया एक इसने बनाया, 2 पिज्जा बन गए। अब क्या होगा, ये तो एक ही पिज्जा ले जाएगा, तो हमारा एक पिज्जा वेस्ट हुआ, मतलब हमारा जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो गया। और जो रिसोर्स वेस्ट हो जाता है उसका हमको पैसा नहीं मिलता। तो पैसा नहीं मिला, रिसोर्स वेस्ट हुआ, मतलब कंपनी का डबल नुकसान हो गया। तो जहां पे डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं किया वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। डुप्लीकेशन मतलब जो काम एक बार होना था वो 2 बार हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और जिसकी वजह से हमारा रिसोर्स वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हो गया, प्रोडक्ट भी वेस्ट हो गया और पैसे भी चले गए, नो एफिशिएंसी एट ऑल। तो इससे हम देख सकते हैं कि अगर हम ये वॉयलेट करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो हमको इन दोनों के अलावा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे आपको 13 और प्रिंसिपल पढ़ने हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आगे के 13 प्रिंसिपल। थैंक यू।